हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में जो हमने रेडियस रेशो वॉइड और स्फीयर क्या पढ़ा था उसके डेरिवेशंस किए थे ट्रायंगुलर वॉइड के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, क्यूबिक वॉइड के लिए। एक बचता है बस उसमें फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, रेडियस रेशो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और स्फीयर का रेडियस रेशो देखते हैं। पहले इसको बनाते हैं, फिर आएंगे डेरिवेशन पे। ये स्फीयर हो गए 1 2 3 4, एक बेटा इसके पीछे एक सामने। 6 से घिरा होगा ना ऑक्टाहेड्रल, तो कितने बताए मैंने? 1 2 3 4, एक इसके पीछे एक सामने, 6 हो गए। ये पॉइंट ए मान लिया बच्चों, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो ऐसे ऐसे इसमें देखें राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बनेंगी। 1, इसको मिलाएंगे 2 3 4, ऐसे बन जाएगी। मैंने एक को पकड़ लिया है। पुरानी बात है बच्चों, वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। रेडियस मानना वॉइड का, लेट रेडियस ऑफ वॉइड आपने मान करके चलना है कितना? स्मॉल आर। रेडियस ऑफ स्फीयर आपने मान करके चलना है कैपिटल आर। स्टार्ट करते हैं। अभी हम बच्चों पकड़ लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ऐसे जोड़ेंगे ना 2 3 4 सबको, चारों को, ठीक है ना, 2 3 4। तो ये वाला एंगल इस सी के साथ बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और इस पर पाइथागोरस लगा दिया। क्या बोल देंगे? ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर, ये वाला, प्लस में बच्चों क्या? बी सी का स्क्वायर। देखते हैं ए सी ये रेडियस है स्फीयर के लिए, वॉइड के लिए, स्फीयर के लिए, वॉइड के लिए। तो लिख देंगे ए सी क्या है? स्मॉल आर वॉइड का रेडियस प्लस कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस पूरे का स्क्वायर। बी सी क्या है? स्मॉल आर वॉइड का रेडियस, कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस पूरे का स्क्वायर। समझ आ रहा है? ए बी क्या हो सकता है बच्चों? स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, ये भी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, पूरा मिला करके 2r पूरे का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? 2r स्मॉल 2r कैपिटल पूरे का स्क्वायर। इसको बच्चों सोल्व करेंगे, क्या बनेगा? 4r का स्क्वायर। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R पूरे का स्क्वायर। अरे बस समझ चल, ये 4r स्क्वायर है, 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 ला के इधर, तो क्या बन गया? 2r स्क्वायर स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अभी दोनों साइड रूट ले लेंगे इसमें। क्या बोला मैंने? दोनों साइड, इधर भी रूट लेना है और इधर भी रूट लेना है। तो 2r के स्क्वायर का रूट आ गया इक्वल टू, इसका रूट आ गया r प्लस r के होल स्क्वायर का क्या आ गया बच्चों? रूट आ गया। इसका रूट क्या बन जाएगा? रूट 2r, इसका रूट स्मॉल r प्लस कैपिटल R। रूट 2 की वैल्यू क्या है? 1.414 r, r माइनस ले आए इधर, ठीक है, ये आ गया 0.414 इक्वल टू स्मॉल r। रेशो निकालना इनका, तो r अपॉन कैपिटल R 0. यही तो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशो। कैटाइन ये 9, ये वॉइड, ये स्फीयर। आई बात ध्यान में? राइट एंगल ट्रायंगल लिया, पाइथागोरस लगाया, बस वैल्यूज़ को आर की टर्म में रखते हुए उनको क्या किया? हमने सोल्व किया है।
तो अभी बच्चों ये आपका जो पैकिंग से रिलेटेड वॉइड की पोजीशन, रेडियस रेशो, ये सारा काम पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी। डेंसिटी रोज से डिनोट करेंगे इसको, ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। ये पी डेटा कर रखा है बेटा, इस सिंबल को बोलते हैं रो, पढ़ाई होगा आपने, जानते होंगे आप। तो डेंसिटी क्या है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यूनिट सेल के लिए डेंसिटी निकालनी है तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का मास, उसको डिवाइड करना है क्यूबिक यूनिट सेल के वॉल्यूम से। तो डेंसिटी आ जाएगी बच्चों मास पूरे यूनिट सेल का अपॉन में क्या उसका वॉल्यूम। ठीक है। यूनिट सेल का मास कैसे आएगा बच्चों, यूनिट सेल को बनाने में जितने भी एटम या स्फीयर लगे हैं, उसमें जितने भी एटम या स्फीयर लगे उन सब का मास निकाल दें तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। उसको बनाने में जितने एटम लगे उन सब का टोटल मास निकाल दें तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। तो यूनिट सेल का मास कैसे आएगा बच्चों, मास ऑफ, या सीधा लिखना चाहिए टोटल मास ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनका टोटल मास ले लें, अपॉन में क्या बच्चों वॉल्यूम है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब ही हो जाएगा। फिर अगली बात समझने की है, जो एटम्स है उनका टोटल मास कैसे आएगा। मान लिया आपसे किसी ने कहा 10 एटम्स का टोटल मास क्या होगा, तो अब क्या कहेंगे, एक एटम का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल मास एटम का कैसे आएगा, एक एटम का मास निकाल के उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 एटम इनटू में बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे। इसको बच्चों यहाँ जेड से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया था, ऊपर वाले स्टेप में बता दिया था ए क्यूब है। मैं एक बार यहाँ तक के फॉर्मूले को फिर रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। डेंसिटी निकालनी है बच्चों यूनिट सेल की, तो डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कैसे आएगा बच्चों, उस यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका टोटल मास निकाल लो। तो टोटल मास ऑफ एटम्स, वॉल्यूम कैसे आएगा, ए क्यूब। फिर मैंने कहा कि टोटल मास जितने भी एटम से कैसे आएगा, एक एटम का मास निकाल के जितने नंबर ऑफ एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। एक एटम का मास बच्चों एटॉमिक मास नहीं होता है, एवोगैड्रो एटम्स का मास एटॉमिक मास होता है। इसलिए एक एटम का मास कैसे आएगा इसको समझना। मैंने बोला ना अभी मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चों, एवोगैड्रो एटम्स का मास किसके इक्वल है या किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के। एक एटम का मास किसके इक्वल होगा बच्चों, एटॉमिक मास बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों एक एटम का मास कैसे फाइंड होगा, एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। रखते हैं फॉर्मूले में, एटॉमिक मास इसको डिनोट कर देंगे m से, बाय में किससे डिवाइड करना है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर से। इसको Na से एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा एक एटम, बाकी सब वही है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जेड से डिनोट किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब। तो ऐसे करते हुए बच्चों क्या आ जाएगी इसकी, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी आ जाएगी। तो फॉर्मूला आ गया सीधे सीधे, डेंसिटी का एटॉमिक मास m इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या, जो हम यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। मैं एक बार लिख भी दूंगा, पहले वाला रिवाइज भी करा देता हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1, FCC में 3 + 1 कॉर्नर यानी कुल मिला के 4, BCC में 2,
एज सेंटर्ड में 4, ऐसा भाई में एवोगैड्रो नंबर ये जानते ही हैं आप, इनटू में ए क्यूब। तो एक बार जेड को लिख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा और इसमें कैसे यूज करेंगे ये भी हो जाएगा। तो जेड फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, एज सेंटर्ड के लिए 4, ऐसे ऐसे। एक दो बातें और बताता हूँ, लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे कहीं लिखा आ जाए बच्चों NaCl या रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर स्टेटमेंट में, आगे पढ़ेंगे बच्चों, इनको अभी फ़िलहाल याद करना। तो NaCl का स्ट्रक्चर FCC टाइप होता है, FCC टाइप है। तो इस तरह का जब भी आ जाए लिखा हुआ तो इसके लिए कितना लेना है जेड बच्चों, 4 लेना है। कहीं लिखा आ जाए सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर CaCl टाइप, तो इसके लिए जेड कितना होगा, इसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड होता है 2। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, बॉडी सेंटर्ड टाइप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये एक दो स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। कुछ चीज़ें और है बच्चों इसमें आया ना, ए क्यूब एज लेंथ मल्टीप्लाई किया 3 बार। तो जब भी बच्चों आप सब जानते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, जब भी अगर मास, एटॉमिक मास ग्राम के अंदर है तो लेंथ को किस में लेते हैं, आप सबको पता है सेंटीमीटर में। इस बात का बहुत ध्यान रखना आपने, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। अगर मास किस में है, ग्राम में, तब ए किस में लेना है, ए शुड बी इन सेंटीमीटर। और अगर मास किस में है, किलोग्राम में, तो ए किस में लेना है, ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर में। बात समझ आई। अगर मास ग्राम में है तो लेंथ सेंटीमीटर में, अगर मास बच्चों किलोग्राम में तो लेंथ किस में लेना आपको, मीटर के अंदर। कुछ कन्वर्जन्स हैं आप शायद जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 1 पिकोमीटर में बच्चों, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर या -12 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -7 सेंटीमीटर या -9 आपके मीटर। ठीक है। ऐसे बच्चों 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे कुछ कन्वर्जन्स का भी यूज़ करना। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते बच्चों, पेपर में फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, न्यूमेरिकल ही आता है। बोल दिया बच्चों, कॉपर एटम ने बनाया फॉर्म्स FCC टाइप का यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कितनी एज लेंथ का, ऑफ एज लेंथ मान लिया 20 पिकोमीटर। FCC यूनिट सेल बनाया बच्चों कॉपर ने और उसकी एज लेंथ है 20 पिकोमीटर। आपसे बोल दिया जाए फाइंड करने को, फाइंड द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी फाइंड करें यूनिट सेल। गिवन हो भी सकता है और बच्चों नहीं भी। कॉपर का एटॉमिक मास 63.9 ग्राम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले जो चीज़ें गिवन है, जैसे मैं हर एक न्यूमेरिकल में समझाता हूँ, उनको रखना है और फिर उससे अपने को डेंसिटी को फाइंड करना है। आपको गिवन है FCC टाइप का यूनिट सेल, तो जेड आएगा 4, है ना। एज लेंथ कितना गिवन है बच्चों, 20 पिकोमीटर। लिख लेते हैं, अभी बदला होगा जब बदलेंगे। मास कितना है बच्चों, 63.9 ग्राम। देखें अभी, अब बदलेंगे इसको। मास ग्राम में है तो लेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 1 पिकोमीटर में भी बताया था 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है, तो 20 के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना। 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है, 20 में फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो डेंसिटी का, Z
इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू में ए क्यूब रखते हैं बच्चों। जेड कितना है 4 है, एटॉमिक मास है 63.5 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में ए क्यूब कितना है 20 इंटू 10⁻⁻10 पूरे का क्यूब करना है बिना कंजूसी किए, पूरे का क्यूब। तो क्या आ गया ये ग्राम, ऊपर मास है, वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन और देखते बच्चों इसी में। कोई एटम ए है, वो क्या करता है फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड, ए ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। कितनी एज लेंथ का, ऑफ एज लेंथ 20 एंगस्ट्रॉन। कितना एंगस्ट्रॉन है 20, बदल दो कहोगे सर एक में 20 लेते हो, 30 एंगस्ट्रॉन। आपने फाइंड करना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी बतानी है यूनिट सेल की। इफ मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ ए इज 100 ग्राम। अब बच्चों एक बार न्यूमेरिकल को ध्यान से पहले समझ लेना, फिर फाइंड करना है। ए ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, उसकी एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी बतानी है। अगर क्या गिवन है आपको 10 एटम्स का मास 100 ग्राम है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, इसको अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एटॉमिक मास। बॉडी सेंटर्ड है तो जेड आएगा 2। अब बच्चों मास को बड़े ध्यान से रखना आपने, समझ करके। कई बच्चे यहाँ तक समझ जाएंगे जी हाँ मास रखना है, लेकिन वहाँ क्या लिखा हुआ है 10 एटम्स का मास। तो वो ऐसे करेंगे इसको, 10 एटम्स का मास आ गया 100 ग्राम। वो सोचेंगे एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास। मैं फिर मना कर रहा हूँ, वहाँ भी मना किया था, एक एटम का मास एटॉमिक मास नहीं है। हाँ इसमें फाइंड कर ले एक एटम का मास, ठीक है, लेकिन इसको नहीं रखना है क्योंकि एवोगैड्रो एटम का मास एटॉमिक मास है। तो आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, एवोगैड्रो एटम्स का मास फाइंड करना है। तो 100/10 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, ये कट जाएगा, क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻24। ये आएगा बच्चों क्या एटॉमिक मास। तो जेड समझे ना, 10 एटम का भी नहीं रखना है, एक का भी नहीं रखना है, एवोगैड्रो का फाइंड करके रखना है। एटॉमिक मास आ गया ये जेड इंटू एम एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में ए क्यूब। एज लेंथ कहाँ गया, ये रहा 30 एंगस्ट्रॉन है। अगर मास ग्राम में है तो लेंथ को आपने सेंटीमीटर में लेना है। तो एंगस्ट्रॉन का सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया, ये तो कट जाएगा इजीली, ये सिर्फ 1 रह जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, तो डेंसिटी आ जाएगी बच्चों यहाँ से इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मेड अप ऑफ, किसका बना है बच्चों, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम और ब्रोमीन का, इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है एंड क्या गिवन है, एज लेंथ
654 पिकोमीटर। आपसे पूछ ले देन फाइंड द टाइप ऑफ, कैसे टाइप का यूनिट सेल होगा। तो बच्चों डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, ठीक है, मास भी आ जाएगा के और बी आर के एटॉमिक मास से। तो आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो बच्चों टाइप ऑफ यूनिट सेल किससे पता लगता है, जेड से पता लगता है ना। अगर Z2 है तो BCC टाइप का यूनिट सेल है, Z1 है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी बच्चों क्या फाइंड करना है, इसका Z फाइंड करना है। तो लिखते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू M, एवोगैड्रो नंबर इंटू में A क्यूब। तो क्या फाइंड करना है टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए, Z। तो Z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सब एक साइड हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब अपॉन में क्या, मास। क्या लिखा मैंने, Z को एक साइड करने के लिए, Z फाइंड करने के लिए सबको एक साइड कर लिया। पुट करते हैं वैल्यू बच्चों, डेंसिटी कितनी है 2.75, ये रही। एवोगैड्रो नंबर बच्चों फिक्स है ही, एज लेंथ 654 पिकोमीटर है। तो अगर बेटा आपको यहाँ गिवन है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो लेंथ तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो 654 को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का क्यूब कर दो, हो गया जी। मास कैसे आएगा, एटॉमिक मास पोटेशियम का 39, ब्रोमीन का 80, ऐसा कर देंगे। तो लगभग बच्चों आप सोल्व करेंगे ना, तो Z क्या आएगा 3.89 के अप्रोक्स आ जाएगा, जिसको आप अप्रोक्स 4 मान सकते हो। तो Z 4 आए तो कैसा यूनिट सेल हो जाएगा बच्चों, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। एक और लिखते हैं, देखो, एटम P फॉर्म्स simple cubic unit cell of density 1.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है। फाइंड द एज लेंथ इस यूनिट सेल के लिए, एज लेंथ बताए। P मतलब क्या है, कौन सा आइटम बेटा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आइटम ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, उसकी डेंसिटी गिवन है, तो आपको एज लेंथ फाइंड करना है A। लगा देते फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू Z नंबर ऑफ एटम्स, M एटॉमिक मास, एवोगैड्रो नंबर इंटू में A क्यूब। क्या फाइंड करना है, पहले कहता ना एज लेंथ, A को एक साइड में कर लो, A क्यूब इधर ले जाएंगे, डेंसिटी डिवाइड में आ जाएगी। चलें, सिंपल क्यूबिक है तो Z1 आएगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर डेंसिटी डिवाइड में आएगी। A फाइंड करना है, कितनी डेंसिटी है 1.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा समझ। A चाहिए तो बच्चों इसको उधर ले जाओ, क्यूब को तो इधर आगे क्यूब रूट हो जाएगा, ये इधर आकर के क्या बन गया इसका क्यूब रूट। आप कहेंगे सर हम इतनी बड़ी वैल्यू का क्यूब रूट कैसे लेंगे, वो नहीं लेना है। आप क्या करें, इसका लॉगरिथम ले ले, अपने आप आंसर आ जाएगा। दोनों साइड लॉगरिथम लेना है। ए लॉगरिथम में जो वैल्यू पावर में होती है पहले आ जाती है, 1.3 पहले, बाकियों का लॉगरिथम लिखो। लॉगरिथम 31 डिवाइड में है, ये सारा सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, माइनस लॉगरिथम 6.022, पॉइंट हटाएंगे
डिवाइड में 1000 आएगा, डिवाइड वाले का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में है, ऐड हो जाएगा, पावर पहले, लॉगरिथम 10, समझ रहे हैं, पहले आ जाएगा। ये भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1.50 पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 100 आएगा, उसको माइनस करके लिख देंगे। दोबारा बता देता हूँ सारा। ये लॉगरिथम ले लिया, लॉगरिथम ये बच्चों जो पावर है वो पहले आ गई, लॉगरिथम 31, ये सब डिवाइड में तो माइनस का साइन कॉमन लिखा मैंने, लॉगरिथम 6.022, डिवाइड करने के लिए मतलब पॉइंट हटाया तो 1000 से डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई में तो प्लस, पावर 23, लॉगरिथम 10, लॉगरिथम 10 1 होता है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, लॉगरिथम 150 पॉइंट हटा दिया, 100 लगेगा, माइनस कर दिया। अभी आपको क्या चाहिए बेटा, ए चाहिए, तो इस लॉगरिथम को भी साइड ले जाओ, तो इस पूरी वैल्यू का सोल्व करके आपने एंटी लॉगरिथम कर लेना। ये सोल्व करना है पहले, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, और इसका पूरे का क्या निकाल लेंगे आप, एंटी लॉगरिथम, तो एज लेंथ की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, ठीक, ऐसा आ गया स्टेटमेंट में। NaCl forms face centered cubic unit cell of edge length, कितनी एज लेंथ का, 50 नैनोमीटर। ऑफ डेंसिटी, कितनी डेंसिटी का, 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, यानी Na और Cl आयन के बीच में डिस्टेंस, नियरेस्ट आयन का डिस्टेंस, जैसे नियरेस्ट एटम का मान लो, चाहे Na और Cl नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस। तो बच्चों FCC में दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस ऐसे निकालते थे ना याद, तो FCC में D और A का रिलेशन होता है D = A/√2, यानी अगर हम D मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, ये जो बताना है आयन या एटम के बीच, A पता हो तो आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों यहाँ पे पहले ये निकाल लेना, डेंसिटी = Z × m, एवोगैड्रो नंबर × A³। तो यहाँ से पहले A फाइंड करना है, Z क्या होगा 4, एटॉमिक मास Na का 23, Cl का 35.5, ऐड करके क्या आ जाएगा 58.5, यहाँ रख देंगे। एवोगैड्रो नंबर A³ तो इधर चला गया, डेंसिटी आ जाएगी 2, समझ रहे हैं बात। इसका एंटी लॉगरिथम लेके A फाइंड करना, और जो भी A की वैल्यू आ जाए उसको यहाँ रख देना, यानी समझ गए। पहले आपने डेंसिटी के फॉर्मूले से बच्चों A निकालना है, और उस A की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो इसे FCC में दो नियरेस्ट एटम के डिस्टेंस वाले रिलेशन से D आ जाएगा। ऐसे आपसे पूछ लेंगे कई न्यूमेरिकल्स में, कंफ्यूज करने के लिए एवोगैड्रो नंबर, आंसर आपको पता ही है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए एवोगैड्रो नंबर अप्रोक्स लिख देना, ठीक है ना। कईयों में किसी आइटम का एटॉमिक मास पूछ लेंगे, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ को रखते हुए एटॉमिक मास की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में जरूर इससे क्वेश्चन आ सकता है। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, वहाँ से भी प्रैक्टिस करना इसकी। अब बच्चों डेंसिटी वाले टॉपिक के बाद सॉलिड स्टेट में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और बच्चों अगला टॉपिक है इसमें डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो बच्चों डिफेक्ट का मतलब होता है ना खराबी। जैसे आप ये मार्कर लेने गए, मार्कर कहीं से टेढ़ा है तो बोलेंगे डिफेक्टिव है,
है ना। मार्कर मान लो इसकी कैप है, यहाँ से जो शेप होनी चाहिए वैसे शेप नहीं, थोड़ा मान लो कैप इसकी मोटी है, तो क्या बोलेंगे इसमें डिफेक्ट है, डिफेक्टिव पीस है। यानी जो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें कोई भी चेंज है तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट या डिफेक्टिव। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसी का स्ट्रक्चर रेगुलर है। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर स्ट्रक्चर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे ये टेम्परेचर बदलता है तो उसमें जो एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है 0 केल्विन से ऊपर। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में 0 केल्विन से ऊपर जाने पर पार्टिकल्स की जो रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज आता है, इधर उधर हो जाते हैं, उसी चेंज को क्या बोलते हैं हम, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। आप में से कई बच्चे कहेंगे जी एमरफस में क्यों नहीं बात करें डिफेक्ट की, क्योंकि उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती ही नहीं है, उसमें कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर होता ही नहीं है। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, कहाँ पर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन, ओके टाटा नहीं है। बट अबोव दिस टेम्परेचर, लेकिन इस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर, ये जो है दिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चों हम, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। अब आपके माइंड में होगा सर 0 केल्विन से ऊपर जाने पर कैसे अरेंजमेंट होगी, पार्टिकल है, एटम आयन एनर्जी मिलेगी, एटम आयन इलेक्ट्रॉन कोई भी है तो एनर्जी मिलेगी तो इधर उधर भागेंगे, ठीक है, साइट को छोड़ेंगे, साइट में बदल आएगा, पोजीशन बदलेगी, वही क्या है, डिफेक्ट है, समझे। अब डिफेक्ट में बच्चों कहीं लिखा आ जाए एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट, ऐसा नाम लिखा जाए तो बच्चों नाम ये ना एटॉमिक, पॉइंट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट। जब एटम की रेगुलर अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड के अंदर चेंज आए तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। इसको पॉइंट डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एटम की पोजीशन चेंज होगी एक पर्टिकुलर साइड से एक पर्टिकुलर जगह से होगी तो उस जगह पे डिफेक्ट आएगा पर्टिकुलर, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या बोल देंगे इसको, डिफेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन या डेविएशन ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट। मतलब बच्चों पोजीशन से एटम अपनी मिस हो जाए या उस एटम के साथ में कोई दूसरा एटम आ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं, मिस हो गया, दूसरा एटम आ गया, 2 एटम इकट्ठे आ गए तो कुछ भी अरेंजमेंट बदले तो पॉइंट, ये एटॉमिक डिफेक्ट है। इसको पॉइंट डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, क्यों, बिकॉज एटम इज, एटम जो होता है मिस होता है फ्रॉम ए पर्टिकुलर साइट से ओनली। ठीक, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है बच्चों लाइन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो जैसे बच्चों लिखा ना ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो अपनी साइट को छोड़ के इधर उधर मिसप्लेस हो जाएंगे,
साइट को छोड़ा तो वो जगह खाली हो गई, अरेंजमेंट बदल गई, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जब अरेंज होते हैं तो लगभग उनकी एक जैसी एनर्जी होती है, तो एक बार जब इलेक्ट्रॉन मिस होगा बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से, तो अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उनकी पूरी रो मिस होगी, इलेक्ट्रॉन की पूरी रो मिस हो जाएगी, अपनी जगह को छोड़ देंगे, इसलिए बोला रो की वजह से बच्चों इसको लाइन डिफेक्ट। तो क्या बोलते हैं? इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स आर मिस हो जाएंगे, अपनी साइड से हट जाएंगे, या तो गायब हो जाएंगे या किसी दूसरी साइड में चले जाएंगे, कुल मिला के साइड से तो हटे ना, इसलिए डिफेक्ट है। आर मिस फ्रॉम देयर साइट। दिस इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक जैसी एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, तो कंप्लीट रो उनकी मिस होगी, कंप्लीट रो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिस्ड। तो ऐसे बच्चों ये दो चीज़ें पढ़ी हमने डिफेक्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे किसी भी आयनिक सॉलिड में कौन कौन से टाइप्स के डिफेक्ट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो एक बार नाम लिख लेते हैं बच्चों। पहले टाइप का डिफेक्ट है स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरे टाइप का डिफेक्ट है बच्चों इससे अपोजिट, नाम भी ऐसा ही है, अपोजिट इन नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे टाइप का डिफेक्ट है। और बच्चों तीसरे टाइप का डिफेक्ट है इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या क्या नाम बताया मैंने? स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नाम बताया नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा बताया बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहले टाइप से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए नाम से समझ आता है ना, स्टीशियोमेट्री मैथ का वर्ड है, रेशो समझ लें। ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर सॉलिड का के अंदर कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहता है डिफेक्ट के बाद भी, जैसा कि फॉर्मूला शो कर रहा है। फॉर्मूले में बच्चों कैटायन एनायन का रेशो शो कर रहा है एक सॉलिड के अंदर, उसमें डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने के बाद भी अगर वो कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहा है, उतना ही रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे मैंने कहा बच्चों NaCl एक सॉलिड है, 2 आयन का बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फॉर्मूला ये शो करता है बच्चों कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशो क्या है, 1:1। इसमें आ गया NaCl में डिफेक्ट। क्या आ गया इसमें? डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद भी बाकी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन कैटायन और एनायन का रेशो अगर सेम रहे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। लिखते हैं डेफिनेशन। डिफेक्ट इन विच रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम, सेम रहता है एज शोन बाय फॉर्मूला, जो फॉर्मूला शो करता है इज कॉल्ड स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बच्चों ये कैसे फॉर्मूला सेम रहेगा, इसको समझने के लिए स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी आगे 2 टाइप हैं, स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। इट हैज फर्दर
2 टाइप्स। पहला टाइप स्कोटकी डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट में बच्चों इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिस्ड फ्रॉम देयर साइट। इस रेशो को मेंटेन करने के लिए एक कैटायन अगर अपनी साइड से मिस हुआ तो एक एनायन मिस होगा। मिस हुए तो जगह खाली होकर डिफेक्ट हो गया। कैटायन एनायन का रेशो कैसे मिस होगा? क्योंकि इक्वल नंबर मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इक्वल नंबर में मिस होंगे। एक कैटायन तो एक एनायन, 2 कैटायन तो 2 एनायन, इसके अंदर ऐसे आयंस मिस होते हैं। लिखेंगे इसको, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर सॉलिड से मिस हो जाएंगे, हट जाएंगे, टोटली गायब हो जाएंगे, मिस्ड फ्रॉम सॉलिड। डायग्राम से ऐसा कुछ आप बता सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं इसको। देखिए कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, यहाँ एनायन आना चाहिए, मिस हो गया। यहाँ कैटायन आना चाहिए, मिस हो गया। देखिए एक कैटायन गया तो एक एनायन गया, तो रेशो आप काउंट कर ले। जितने कैटायन हैं, मान ले पहले क्या था, डिफेक्ट से पहले रेशो क्या था, 1 2 3 4, कैटायन थे 4। एनायन कितना था डिफेक्ट से पहले, 1 2 3 4, एनायन भी 4। रेशो क्या था, 1:1। अब आ गया डिफेक्ट। अब देखिए रेशो कैटायन एनायन का, एक कैटायन कम हो गया 3, एक एनायन कम हो गया 3, रेशो वही रहा 1:1। ये इसका बेसिक है, और इसमें बातें उनको हम पढ़ेंगे आगे।